So recording is started. Now let me share my screen. Is my screen visible to all of you guys? Huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? What was the last topic? I think normalization, orthogonality ये सब कुछ basics दे रहे थे नहीं? So this is also basics part 2. Huh? This lecture is going to be basics of the quantum mechanics. So this is basics part 2. Okay. ये कितना लेक्चर नंबर है? 4. क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है ना. So in basics part 1 we have talked about what is normalization condition, what is orthogonality condition, और फिर हम लोग probability, current density, max born approximation, probability density ये सब देखे थे. जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे. So in today's lecture we'll see the first thing, that is the time evolution of the wave function. क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? टाइम evolution of the wave function. Okay, clear है सबको? How the wave function evolve with time. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, आप इसको याद रखेंगे, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना. सो psi at any time and at any coordinate r comma t is nothing but psi at r e का पावर माइनस आयोटा एनर्जी e टाइम t बाय h कट. ठीक है. सो दिस इज द टाइम इवोल्यूशन फैक्टर. टाइम इवोल्यूशन फैक्टर कौन है? ये दिस टर्म evolve this psi r with time. ओके. आपके पास अगर पोजीशन बेस्ड वेव फंक्शन है लाइक psi r जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप उसका टाइम इवोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एनर्जी ई टाइम टी बाय एच कट. इस फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये psi r टाइम दिस फैक्टर विल गिव यू psi एट r कॉमा t. मतलब दिस इज कॉल्ड टाइम इवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन. ठीक है. अगर 1D में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? psi x कॉमा t इज इक्वल टू, तो psi एट x है ना, जो टाइम का फंक्शन नहीं है, उसको अगर टाइम का फंक्शन बनाना है psi x को, तो क्या फेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? e का पावर माइनस आयोटा e t बाय h कट. जहाँ पे e क्या है? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या सिस्टम है. t टाइम है जिस टाइम पे आप psi को निकाल रहे हैं, और h कट आप सबको पता है कि प्लैंक कांस्टेंट का डिवाइडेड बाय 2 पाई है. ठीक है. इस पे क्वेश्चन बनता है, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, डोंट वरी. फिलहाल आपको ये टाइम इवोल्यूशन पार्ट फॉर्मूले याद रखने हैं. विल सॉल्व क्वेश्चन वन बाय वन, है ना. थोड़े हमें कंप्लीट करने दो, थोड़ा थ्योरी, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका टेस्ट भी होगा. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि इसको सर अप्लाई कैसे करें. देखो जेट में तो ज़्यादा चांस है कि वो डायरेक्ट पूछ ले आपसे, तो डायरेक्ट पूछ ले तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी जेट एग्जाम के लिए आपकी क्या होनी चाहिए कि आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्रेशन पहले याद होनी चाहिए. उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर हल्का फुल्का भी आपको उसके अप्लाई करने आ रहा है न्यूमेरिकल, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल में,
तभी आप जेट में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो जेट का जो पहला मर्म है वो क्या है कि आपको जो बेसिक थ्योरी और फॉर्मूले है वो तो रट लेने हैं, उससे ये 70% क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज कॉल्ड टाइम एवोल्यूशन। उसके बाद आप अपने नेट के जब पूछिए। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वाइब्रेट हो रही है पूरी वॉइस। क्या सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके, फिर मैं एक बार रीजॉइन करती हूँ। देख लीजिए एक बार, मैं भी नेटवर्क इशू, बारिश हो रही है सर चूंकि रांची में। क्या प्रियंका कुमारी को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो कल से नहीं हो पा रही है। प्रियंका नहीं तो कुमारी। उसको आप लोग कोई हेल्प कर दीजिए, क्योंकि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने तो उसको अच्छा ये कर दिया है, अब उसको पता नहीं चल रहा होगा कि क्लास ज्वाइन कैसे करना है, समझ रहे हैं ना। मैंने जो है अच्छा उसको एक्सेप्ट कर दिया है। समवन प्लीज हेल्प हिम, हेल्प हर। ओके उसको ओके सर। ऐप में ना समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे ज्वाइन करना है। कोई एक जन काइंडली अच्छा सर, हम बता देते हैं इसको। हाँ, थैंक यू। So the second topic is coordinate and momentum representation of a wave function। आप अपने नेट का जब सिलेबस देखेंगे तो दिस इज द थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, बट इसको पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें पहले करना है, तब हम सिस्टम्स पे जाएंगे। आपको मालूम है पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन एंड मोमेंटम मतलब पी। यू ऑल नो दैट अगर आपको साई मान लीजिए आर दिया हुआ है, 3D की बात कर लेते हैं, और आपको साई आर से मान लीजिए साई पी में जाना है, ए में जाना, चलो वेव वेक्टर पहले मान लेते हैं, ठीक है, या फिर साई पी में जाना है। के क्या है? वेव वेक्टर, और पी क्या है? मोमेंटम। तो आपको वेव वेक्टर स्पेस के में जाना है या फिर मोमेंटम स्पेस पी में जाना है। कहाँ से? पोजीशन स्पेस आर से। तो आप इसके लिए क्या लगाते हैं? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्या करते हैं? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। और अगर आपको रिवर्स आना है, आपको मान लीजिए दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन इन के क्या है? वेव वेक्टर है ना, इन वेव वेक्टर स्पेस। साई पी को क्या बोलेंगे? वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। समझ रहे हैं? और साई आर को क्या रेट करेंगे? वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस। हाँ, पोजीशन या इसी को कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। नेट के सिलेबस में पोजीशन को लिखा है कोऑर्डिनेट, सो डोंट गेट कंफ्यूज, कोऑर्डिनेट स्पेस। क्लियर है सबको? तो अगर आपको पोजीशन स्पेस से मोमेंटम या वेव वेक्टर स्पेस में जाना है, यानी कि आर से के या पी में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। और अगर वापस आना है लाइक वेव वेक्टर स्पेस से मोमेंटम स्पेस से पोजीशन स्पेस में आना है, तो आपको करना पड़ेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। उसमें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म और इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए जेट के लिए लिहाजे से आपको तो पहला बात यही याद रख लेना है, ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है। क्या सवाल हो सकता है कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म द वेव फंक्शन इन पोजीशन स्पेस टू द वेव फंक्शन इन वेव वेक्टर स्पेस या मोमेंटम स्पेस। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। और अगर उल्टा बोले तो क्या बोलना? फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। दूसरा, जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इक्वेशन कैसा दिखता है, वो अपने आप में क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? वेव फंक्शन, या मैं इसको नोटेशन में लिख देता हूँ, इतना लैंग्वेज लिखने से बचते हैं। पोजीशन स्पेस से मान लीजिए हमको वेव वेक्टर स्पेस साई के में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा?
इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है मैथमेटिक्स में तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए ध्यान से, जो साई के होगा, हमको साई आर दिया है और क्या निकालना है, साई के ना। तो साई के जो है उसको ऐसे लिखते हैं, साई के इज 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी टू सॉरी 3D में है ना, तो ऑल स्पेस कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन टू ऑल स्पेस, हाँ, साई आर e का पावर माइनस आयोटा के एक्स, सॉरी 3D में, तो 3D में लिखेंगे k डॉट आर, आयोटा k डॉट आर, ठीक है। एंड 3D में तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी टाउ। क्लियर है, क्लियर है सबको? दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आपको साई आर दिया हुआ है और आपको साई के निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। एंड द साई के विल बी गिवन बाय 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, क्योंकि 3D है ना, अभी 3D में बात कर रहे हैं, साई आर है, देख रहे हो, आर मतलब 3D, एक्स वाई जेड लेंगे तो अलग अलग 1D होगा, है ना। तो आपको साई आर से दरअसल साई के निकालना है। तो साई के कैसे निकालोगे, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस साई आर ई का पावर माइनस आयोटा के डॉट आर एंड डेटा, ठीक है। 3D है इसलिए एलिमेंट्री वॉल्यूम डेटा लिया है। 1D लिखना हो तो ये तो 3D है ना, इसी का अगर 1D वर्जन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताइए कोई, हाँ, साई के एक्स इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 1/√2 पाई, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। अब 1D का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, समझ रहे हो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये 1D एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो सकता है, समझ रहे हो। एंड दिस इज साई आर के जगह क्या हो जाएगा, साई एक्स हो जाएगा, और ई का पावर माइनस आई के डॉट आर क्या बन जाएगा, के एक्स बन जाएगा, और ये डीटाओ क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा। बोल हाँ या ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। नो सर। तो दिस इज कॉल्ड साई आर टू साई के, मतलब पोजिशन टू वेव वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, पोजिशन स्पेस टू वेव वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा क्या देखना है हम लोग को, पोजिशन स्पेस टू कहाँ देखना है बताइए, मोमेंटम स्पेस कहाँ देखना है, मोमेंटम। पहले 3D केस देखते हैं। तो 3D में जो साई पी निकलेगा दैट विल बी 1/√2 पाई एच। ओ देखो हमने एक मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक देखो क्या हुआ, दरअसल 1D का जो फैक्टर होता है वो 1/√2 पाई होता है, तो 3D में 1/√2 पाई 1/√2 पाई 1/√2 पाई 3 टाइम हो जाएगा ना, बोल हाँ या ना, हाँ। 3D में जो Yes, sir. कोफिशिएंट है उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए, √2 पाई होना चाहिए, पावर चेंज होगा, पावर चेंज होगा, कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे भी इसको आप चेंज कर लो, हैं, यहाँ पे भी ये 2 पाई एच का पावर क्या हो जाएगा बताइए सब लोग, 3/2, 3/2। ठीक है। इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस क्या लिखेंगे, साई पी निकालना है किसका यूज करके, साई आर को यूज करके, तो साई आर लिख दो, और ए का पावर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस होता है, तो माइनस आयोटा के को क्या लिखेंगे, पी बाय एच कट डॉट आर, समझ रहे हैं। एंड दिस इज डी टाउ। हमने कुछ Yes, नहीं sir. किया, हमने यहाँ क्यों यूज किया, देखो यहाँ के डॉट आर था ना, तो के क्या होता है, मोमेंटम पी जो होता है वो क्या होता है, एच कट टाइम वेव वेक्टर के होता है, पता है ना। तो यहाँ से हमने के को निकाल लिया, क्या निकाल लिया, पी बाय एच कट, समझ रहे हो, वही यूज कर दिया। और याद रखना इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में यह नेगेटिव होता है, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में पॉजिटिव होता है। अगर 1D में इसी का करना हो तो कार्यक्रम कैसे करेंगे, साई पी एक्स इज इक्वल टू 1/पावर 3/2 होगा कि 1/2 होगा, 1/2। इंटीग्रेशन कहाँ होगा 1D में, ऑल स्पेस की माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी,
साई एक्स वेरी गुड। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस साई आर की जगह क्या यूज करेंगे? साई साई एक्स। साई एक्स ए का पावर माइनस आयोटा पी बाय पी के जगह पी के जगह पी एक्स यूज करेंगे, तो पी एक्स बाय एच कट और यस सर एक्स नहीं, यस सर यस सर ये p क्या हो जाएगा? p का अब x कंपोनेंट सिर्फ आएगा और r का क्या आएगा? सिर्फ x कंपोनेंट आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और इंटीग्रेशन ओवर dx। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेव फंक्शन फ्रॉम मोमेंटम स्पेस टू पोजीशन स्पेस टू मोमेंटम स्पेस। अच्छा, इसी का अगर रिवर्स करना हो तो कैसे करेंगे? मान लो मैं एक उदाहरण दिखा देता हूँ। मान लो अब यहाँ पे साई एक्स निकालना है, साई पी एक्स दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? हाँ बताओ, साई एक्स की जगह क्या हो जाएगा? साई पी एक्स हो जाएगा। साई पी या एक्स माइनस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर और dx की जगह क्या हो जाएगा? dpx हो जाएगा नहीं? पी एक्स यस सर सो दिस इज कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना? ये सब क्या था? ये सब दोनों फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म। फूरियर सर इनवर्स लास्ट टाइम रिपीट इनवर्स कीजिए ना, ट्रांसफॉर्म में नेगेटिव। हाँ लास्ट वाला इक्वेशन फिर से रिपीट कीजिए ना। साई दिस एक्स वन। साई एक्स, हाँ हाँ सर हाँ, px से अगर x निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे साई एक्स की जगह क्या हो जाएगा? साई पी एक्स हो जाएगा। और फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है तो माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और dx की जगह dpx हो जाएगा। समझ रहे हो? अब px यूज करना है ना, साई px, तो जस्ट Yes, खाली sir. जहां जहां x है उसको px से रिप्लेस करो। समझ रहे हो कि नहीं? ओके सर जस्ट अपोजिट काम करना है। इस केस में क्या था? साई एक्स दिया हुआ था और साई पी एक्स निकालना था। इस केस में क्या है? साई पी एक्स दिया हुआ है और साई एक्स निकालना है। समझ रहे हैं कि नहीं? इनवर्स ट्रांसफॉर्म में नेगेटिव होता है पावर आयोटा ई का, और फूरियर ट्रांसफॉर्म में प्लस ई का पावर प्लस में होता है, जो भी फेज है। सो दिस इज यू कैन डू इन योर एग्जाम। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि भाई 4 ऑप्शन दिया रहेगा और क्या इनमें से कौन मोमेंटम स्पेस टू मोमेंटम या वेव वेक्टर टू पोजीशन या पोजीशन टू वेव वेक्टर। तो याद रखना फूरियर का इनवर्स और फूरियर, है ना? मैंने एक फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, बाकी का भी आप कर लेना ऐसे। So this is again a very important question for your J. For all exams, basics is necessary definitely. ठीक है? बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? सर नहीं इसका ना? न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हाँ, न्यूमेरिकल बताया मैंने ना अभी क्लास में शुरू में। क्या बताया? कि जैसे ही थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा लूंगा, फिर न्यूमेरिकल करूंगा और फिर टेस्ट होंगे। क्लियर है? टेस्ट होंगे यस सर बिल्कुल, सब कुछ होंगे। चलिए कुछ कांस्टेंट सीख लीजिए आप लोग, जिसका क्वांटम मैकेनिक्स में बार बार इस्तेमाल होगा। सम फालतू चीज। देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ लोग इसमें भी दिक्कत होगा, इसलिए मैं लिखा ही देता हूँ। दोबारा पूरे जीवन में सब बताऊंगा नहीं, याद रख लेना है तुमको भी अगर नहीं पता है। एच कट क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट को जब 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एच कट। क्या वैल्यू होता है एच कट का? 1.05 10 to the power -34 जूल सेकंड। ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, यस सर एच का क्या वैल्यू होता है प्लैंक कांस्टेंट का? 6.67 10 का पावर -34 जूल सेकंड। एच को अगर 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो लगभग आ जाता है 1.05 10 का पावर -34 जूल सेकंड। So this is h cut and h. This is the relation between h cut and h. चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स में h/2 पाई फैक्टर बहुत बार आता है, इसीलिए साइंस कम्युनिटी ने h/2 पाई को एक h क्रॉस से डिनोट कर दिया ताकि लिखना कम पड़े, और इसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस h कट का है नहीं। दूसरा क्या याद रखना है? एनर्जी ऑफ ए फोटोन h न्यू। h न्यू को क्या लिख सकते हैं? h कट ओमेगा। बोल हाँ या ना? What is the relation between
angular frequency omega and linear frequency nu, so omega is 2 pi nu. बोल हाँ यार. यस सर। ये किसका एनर्जी है? एनर्जी ऑफ ए फोटोन का। एटॉमिक मोमेंटम को कैसे लिखते हैं वेव वेक्टर में? तो मोमेंटम क्या होता है? एच कट के होता है. क्या होता है बताओ? एच क्रॉस के। ठीक है. के क्या है यहाँ पे? वेव वेक्टर। वेव वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? k इज इक्वल टू 2 पाई बाय lambda. याद रखना है सर. वेव वेक्टर इज डिफाइंड एज 2 पाई बाय वेवलेंथ. ओके. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेव वेक्टर? क्या यूनिट होगा वेव वेक्टर का? कोई बता सकता है? फॉर्मूला तो लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा. मीटर. पर क्या? मीटर। वेरी गुड. पर मीटर. वेव वेक्टर का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर. पर मीटर. क्यों? क्योंकि जस्ट रिवर्स किसका है? वेवलेंथ है. वेवलेंथ एक डिस्टेंस होता है. वेवलेंथ एज द नेम सजेस्ट इट इज ए लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और के है 2 पाई बाय लैम्डा, तो बन जाएगा पर मीटर. तो ये सब छोटा छोटा फालतू सवाल है तो गलत करके मत आना, वरना फिर तो भगवान ही तुमको बचाएगा. अच्छा, ये जो एनर्जी है इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं नहीं? E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. बोल हाँ या ना? यस सर. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट जो है तुम लोग ये तो पढ़ा ही होगा. डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी. पढ़ाए थे ना उस दिन? यस सर. यस सर। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज मोमेंटम? 2m काइनेटिक एनर्जी. बोल हाँ या ना? 2m. यस सर। देखो भैया, ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि इससे सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. अब बस तुम्हारे ऊपर है, गलत मत कर रहे. अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई इसमें एक स्पेशल केस है भाई, कुछ लोग वीडियो अपना ऑडियो बंद करके कार्यक्रम करें. एक स्पेशल केस है. मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है. सपोज an electron is accelerated. Suppose an electron is accelerated through a potential difference of V. Through a potential difference of V volt. V volt. तो इसका क्या लैम्डा हो जाएगा बताओ तुम? हाँ, जल्दी बताओ. H by अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एमी. काइनेटिक एनर्जी उसका क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टाइम पोटेंशियल V. समझे? अब इसमें देखो, H तुमको मालूम है, 2 मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है. सबको पुट कर दोगे तो कितना आता है? ये 12.27 बाय अंडर रूट V वोल्ट. सॉरी, वेवलेंथ निकाल रहे हैं. वेवलेंथ का यूनिट इसमें है एंगस्ट्रॉम. क्या आ जाएगा? इतना एंगस्ट्रॉम. बोलो, ये देखा है कभी फॉर्मूला क्लास 12 में? 12 नेचर ऑफ लाइट में मास्टर पढ़ाया होगा. देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी उसका काइनेटिक एनर्जी है, जब उसको आप एक्सेलरेट करेंगे तो वो चार्ज टाइम पोटेंशियल हो जाएगा. एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई होता है तो ई टाइम भी हो जाएगा. इसीलिए इस फॉर्मूला में जो ईके है उसका जगह किसने ले लिया? ईके का जगह किसने ले लिया? ई टाइम. अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है भाई. कौन इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ रहा है? पहले कहीं के एनर्जी है. समझ रहे हो? समझा रहे हैं यहाँ. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल. दिस इज द पोटेंशियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड. समझ रहे हो? और पोटेंशियल यहाँ पे किस यूनिट में है? याद रखना, यहाँ जो फॉर्मूला में तुम पोटेंशियल
पुट करोगे वो वोल्ट में पुट करना, तभी एंगस्ट्रॉम में आएगा वेवलेंथ। लैम्डा का जो यूनिट है क्या है 12.27 है, √3 एंगस्ट्रॉम है ना, लेकिन उसके लिए भी हमने किस में एज्यूम किया है, ऐसा यूनिट वोल्ट में। इसका भी ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम। सो दिस इज ए स्पेशल केस, अब डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सो अगेन ये भी एक छोटा सा चीज था। दूसरा, एक कांस्टेंट है जिसका बार बार इस्तेमाल होगा, दैट इज कॉल्ड hc। h प्लांक कांस्टेंट है और c स्पीड ऑफ लाइट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। बोल हाँ यार, हाँ मतलब हाँ या ना, क्या तुमको नहीं पता है, तुमको याद रखना। कितना आएगा बताओ, 1240, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अब दूसरा एक है, हाउ टू कन्वर्ट जूल, हाउ टू कन्वर्ट जूल, जूल किसका यूनिट है, इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वाइस वर्सा। किसी को मालूम है? क्या करोगे अगर मान लो जूल से तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁻19। समझे कि नहीं? तो कुछ तो बोलो तुम लोग हैं, सब प्रोफेसर बनेगा तो फिर तो देश को डुबा देगा तुम लोग। ठीक है ना? ये देखो नहीं पता था उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आज के बाद अगर भूल गया तो बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, मैं दोबारा ये सब समझाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत लोगों का एक्सक्यूज था कि सर हमारा बीएससी खराब है, मैथ्री खराब है, ये खराब है, वो खराब है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मैं वहाँ पढ़ा हूँ। तो मैंने लोगों को आश्वासन दिया था कि मेरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो मान के हम चलते हैं कि बच्चा क्लास 12 के बाद आया है, और हम ये भी मान लेते हैं कि उसको 11-12 का फिजिक्स नहीं आता है। क्योंकि ये सब जो करा रहे हैं सब कायदे से क्लास 11-12 का SC/SC बोर्ड में क्लास 6 से पढ़ता है हम लोग, ये सब करवा रहे हैं। आप सीख जाओ, है ना? इसके बाद भी अगर नहीं सीखे आज के बाद भी और याद नहीं रखे सब तो बहुत शर्मनाक बात है, फिर तो भगवान में भी बचाएगा तुम लोग। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक जो मेरे दिमाग में था, मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद यू, क्योंकि इनके बिना अभी आप बार बार जो है क्लास में चल जाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ ना और बेसिक्स है जो यहाँ पे आता है क्वांटम मैकेनिक्स में, मैं चाह रहा हूँ कि उसका बात कर ही देता हूँ। कर दूं? यस सर। यस सर। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, सुना है नाम? यस यस सर। यस सर। सुना है नाम? फार्मूला पता है सबको? सर वो फेज वेलोसिटी एंड सर ये ग्रुप होता फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप, इसका ना फार्मूला याद रखना है, आपके काम का इतना ही है, समझ रहे हैं? आपको क्या याद रखना है? फार्मूला। मैं थोड़ा समझा भी दूंगा कि क्या है। देखिए, फेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है सर वो ओमेगा P, बीटा उसमें बोला। P ये होता है ओमेगा बाई के। ठीक है, आपको ये फार्मूला बस याद रखना है, तो न्यूमेरिकल बनेगा। ग्रुप वेलोसिटी का जो फार्मूला है दैट इज नथिंग बट डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। क्या होता है ये जैसे डायरेक्ट ओमेगा बाई के है ना, वो चेंज इन ओमेगा बाई चेंज इन के होता है। और लिमिट 0 करेंगे तो उसका हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख सकते हैं, लिमिट 0 पे k टेंड्स टू 0। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम लोग यहाँ लगा दे लिमिट k टेंड्स टू 0, सॉरी यहाँ पे है ना आगे वाला में, यहाँ अगर हम लोग लगा दे लिमिट k टेंड्स टू 0
तो फिर उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में ऐसा लिख सकते हैं। कैसे होता है, ये कैसे हो गया, ये सब आपके काम का नहीं है। आपका जो काम का है वो ये है VG का फार्मूला। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ओमेगा दिया हुआ है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 5k²। ठीक है, ये ओमेगा दिया हुआ है। अच्छा, ओमेगा का जो वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ के, वेव वेक्टर के, उसको हम लोग डिस्पर्सन रिलेशन बोलते हैं। इस ओमेगा और के बीच का रिलेशन को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन रिलेशन। वेरी गुड। तो मान लीजिए आपको एक डिस्पर्सन रिलेशन दिया हुआ है, ओमेगा के इज इक्वल टू 5k²। हाउ यू विल कैलकुलेट फेज वेलोसिटी? सो भाई ओमेगा बाई के होता है। ओमेगा कितना दिया है? 5k² बाई के। 5 क्या आ जाएगा? नहीं, मान लीजिए आपको क्या निकालना है? ग्रुप वेलोसिटी। तो उसका फार्मूला क्या है? d बाई डी के ऑफ ओमेगा, यही है ना? d ओमेगा बाई डी के। तो डिफरेंशिएशन करना है के रिस्पेक्ट में, नहीं किसका? 5k² है ओमेगा का। कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो? 5 दूना 10 और के। बोल समझ में आया कि नहीं? n के पावर n का डिफरेंशिएशन किए हैं n(n-1). समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये मैंने एक छोटू सा उदाहरण दिया आपको। ठीक है, अब जो VG और VP में रिलेशन होता है, ये तो आप इंडिविजुअली देख लिए VG और VP। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VG एंड VP? रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी VG एंड फेज वेलोसिटी VP। ठीक है, इनका जो रिलेशन होता है that is given by VG is equal to VP minus lambda d VP by d lambda। ये तो लैम्डा के टर्म में होता है। और अगर वेव वेक्टर के टर्म में लिखना है तो VP प्लस के d VP by dk। ठीक है, this is the relation between group velocity VG and phase velocity VP। समझ रहे हैं? देखिए मैं समझा देता हूँ फॉर्मूला कटना कैसे है। VG इज इक्वल टू VP माइनस, अगर वेवलेंथ के टर्म है तो लैम्डा और VP को एक बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे क्या है? नॉर्मल VP है और यहाँ VP का डिफरेंशिएशन है किसके टर्म? लैम्डा के टर्म में। आपने क्लास 11 में एक चीज पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूनिट डायमेंशन में। नहीं, उसमें सिखाया जाता है कि सेम यूनिट या डायमेंशन के दो फिजिकल क्वांटिटी को ही आप जोड़ या घटा सकते हैं, राइट? तो इमेजिन करो तो ये क्या, किसका एक्सप्रेशन है? लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। तो VP माइनस यहाँ जो भी टर्म होगा अल्टीमेटली वो किसका यूनिट कंटेन करना चाहिए? वेलोसिटी का। और हम कह रहे हैं VP करो, उसके बाद VP का एक बार लैम्डा के टर्म में डिफरेंशिएशन करो और VP का एक बार प्लस करके किसके रिस्पेक्ट में? वेव वेक्टर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो भाई कट के आपको ये टर्म जो है, इस टर्म का यूनिट क्या होना चाहिए? VP बाय लैम्डा नहीं होना चाहिए, अल्टीमेटली वेलोसिटी का ही यूनिट आना चाहिए। तो अगर नीचे लैम्डा का एक फैक्टर एक्स्ट्रा है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो इमेजिन करो यूनिट डायमेंशन मेथड, तो लैम्डा लैम्डा कट गया तो VP बचा ना। तो VP में VP को घटा सकते हैं, वेलोसिटी का यूनिट है दोनों। नहीं, तो ये ट्रिक हो गया याद रखने का। उसी तरह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लाने के लिए हाँ कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है, के के टर्म में पॉजिटिव होता है, बस याद रखना है, और लैम्डा के टर्म में नेगेटिव। अब कहोगे के से लैम्डा और लैम्डा से के आप कैसे चले गए? तो भाई अभी बताया था ना वेव वेक्टर के का फॉर्मूला, है ना ये? हाँ, तो ये इनमें कन्वर्जन ऐसे होता है। ठीक है, देखो मेरे को तो याद है भाई, VG इज इक्वल टू VP माइनस, अगर लैम्डा के टर्म में लिख रहे हो तो लैम्डा d VP बाई डी लैम्डा। ठीक है, और अगर वेव वेक्टर के टर्म में लिख रहे हो तो प्लस वेव वेक्टर के मल्टीप्लाइड बाई d VP बाई डी के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एज इट इज भी आ जा सकता है एक्सप्रेशन, लैम्डा के टर्म में है या के टर्म में। अच्छा,
इनमें एक रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, आप इस रिलेशन को जब इस पर्सन रिलेशन में ड्रॉ करेंगे, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ के वर्सेस के, है ना, ओमेगा वर्सेस के ग्राफ में जब इसको प्लॉट करेंगे तो 3 केस आता है। एक केस तब आता है जब VG और VP बराबर हो, VG और VP क्या हो, बराबर हो। इस केस को कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। इस केस में जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, बताइए सब लोग, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। मीडियम। अब एक केस क्या हो सकता है, आप समझ रहे होंगे, एक केस क्या हो सकता है, VG ये ग्रेटर देन VP हो गया, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाला VG लेस देन VP। VG ग्रेटर देन VP जो होता है इस केस को कहते हैं एनामोलस, कैसा कहते हैं, एनामोलस डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। और VG लेस देन जो VP है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। तो चलो मैं अगर आपसे पूछूं, ये ओरिजिन है, मैं आपसे पूछूं अगर VG ग्रेटर देन VP है, ये कौन सा केस होगा, Anomalous dispersive medium. एनामोलस डिस्पर्सिव मीडियम, एनामोलस डिस्पर्सिव मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अगर मैं कहूँ VG बराबर VP हो गया तो ये कौन सा केस होगा, नो डिस्पर्सन मीडियम। नॉन मीडियम में कोई डिस्पर्सन नहीं है, No dispersive. जीरो डिस्पर्सिव मीडियम। और मैं कहूँ अगर VG लेस देन VP है तो Normal. नॉर्मल। अच्छा बताओ, तो जिंदगी में हकीकत में VG बड़ा होना चाहिए कि VP बड़ा होना चाहिए, हाँ, कौन बड़ा होना चाहिए? इसके लिए आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए VG और VP का, ठीक है। अब चलो मैं आप लोग को समझाता हूँ, इतना याद रखना है। अब एक फालतू बात, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ VG एंड VP समझो, ठीक है। फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो ये एक मैटर है, मतलब पार्टिकल है, और ये इधर जा रहा है, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, बोल हाँ या हाँ, होगा ना। Yes, sir. लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। बोल हाँ या ना, बोला ना डी ब्रॉगली ने। यस सर। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट, मतलब हर एक गतिमान वस्तु के साथ में एक तरंग जुड़ी हुई होती है। जोड़ दिया मैंने तरंग, बोल किसी को दिक्कत? नो सर। ये जो फेज है, ये जो सिंगल पार्टिकल है, ये जो सिंगल वेव है, ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे, फेज वेलोसिटी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जब लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में इसको अप्लाई किया इस कॉन्सेप्ट को, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। दुनिया में कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। तब फिर श्रोडिंगर का मॉडिफिकेशन आया। क्या आया इसमें, ये अभी कहाँ तक है, ये अभी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ना। इसमें किसका आया मॉडिफिकेशन, श्रोडिंगर का मॉडिफिकेशन आया। और श्रोडिंगर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेव पैकेट। क्या बोलते हैं, नया कॉन्सेप्ट दिया किसने, श्रोडिंगर ने। इसके रिगार्डिंग में दिया, ये जो डुअल नेचर ऑफ लाइट, जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव, और सिंगल पार्टिकल या सिंगल पार्टिकल का वेव का जो फेज है, उसका जो स्पीड है दैट इज VP। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट को वायलेट करता है। तब श्रोडिंगर ने मॉडिफाई किया और बोला कि दरअसल आप जो ये कह रहे हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, दैट इज नॉट ट्रू, रादर दे आर मूविंग विद अ वेव पैकेट।
They are moving with a wave pattern. समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए सिंगल वेव, नो, एक फाइनाइट वेवलेंथ लैम्डा का, एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी म्यू का कोई वेव है नहीं। दरअसल वो जो है एक रेंज ऑफ वेवलेंथ है। देखो अब यहाँ पे रेंज ऑफ वेवलेंथ है कि नहीं? हाँ, एक रेंज ऑफ फेज है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो इट्स कॉल्ड पैकेट, इट्स इन्वेलप। इस इन्वेलप के अंदर पार्टिकल छुपा है और वो मूव कर रहा है। तो रादर पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है, पार्टिकल एज ए सिंगल मूव कर रहा है, लेकिन उसका जो वेव है वो वेव सिंगल नहीं है, रादर एक ग्रुप ऑफ वेव है, और वो पूरा ग्रुप ऑफ वेव देखो मूव कर रहा है। ये जो इन्वेलप है ना, ये क्या है? ये एक इन्वेलप की तरह है, कवर की तरह। इसी को कहते हैं, इसके अंदर क्या है देखो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का जो अलग अलग वेव है उसका सुपरपोजिशन है, और ये मूव कर रहा है। और इस ग्रुप ऑफ वेव का जो मोशन है उसका जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुप वेलोसिटी। अच्छा बताओ तो जिंदगी में अब इस कॉन्सेप्ट फिजिकली तुम समझ गया कि ग्रुप वेलोसिटी क्या है और फेज वेलोसिटी क्या है। ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वेव है उसका वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और एक्चुअली प्रैक्टिकली दुनिया में ग्रुप वेलोसिटी से ही पार्टिकल मूव करते हैं, एवरी मूविंग मैटर, नॉट विद देयर फेज वेलोसिटी। ठीक है, वो सिंगल पार्टिकल जब है तब उसका वेलोसिटी वीपी है। तो बताओ वीपी बड़ा होगा कि वीजी बड़ा होगा? हाँ, इन नॉर्मल केसेस वीजी बड़ा होगा, वीपी बड़ा होगा। अरे वो इंडिविजुअल पार्टिकल का स्पीड है, समझ रहे होगे? मान लो तुमको खुला छोड़ दे, हैं? मान लो ये तुम है, ठीक है, तुमको खुला छोड़ दे, तुम्हारा स्पीड है वीपी, ठीक है, और तुम्हारे साथ में तुम्हारा एज ग्रुप का थोड़ा अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप का लोगों को एक साथ में बांध दे, और ये पूरा ग्रुप दौड़ रहा है एज ए यूनिट, उसका वेलोसिटी है मान लो वीजी, कौन बड़ा होगा बताओ तो? Which velocity will be higher? Definitely the individual velocity, उसको कभी बीट नहीं कर सकता ये भी, क्योंकि मान लो इसमें तुम्हारा दोस्त बहुत मोटा है, तो तुमको क्या कर देगा? रेसिस्ट कर देगा, हैं? करेगा ना? मान लो तुम्हारा दोस्त यहाँ पे उसका पैर टूटा हुआ है, वो भी रेसिस्ट करेगा। तो एज ए यूनिट जब, एज ए ग्रुप जब तुम बात करोगे तो चूंकि सुपर पोजिशन है, बहुत अलग अलग, कम वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ, कम वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, तो ओवरऑल वो एक एवरेज इफेक्ट देगा, एंड एवरेज इफेक्ट्स आर ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल पिक वैल्यू। मान लो आपके पास ये वैल्यूज है, ये कुछ वैल्यूज है, इनका आपको एवरेज निकालना है। ये इतने सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनमें से सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है मान लो ये वाला लाइन है, लेकिन जब तुम इस पूरे 9 का एवरेज निकालोगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, उसके बराबर या उससे कम आएगा। उसका एवरेज पूरे इस क्लास के एवरेज में भी इतना है, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन द सिंगल यूनिट। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? यस सर। दिस इज नॉर्मल केस, इसीलिए जब VG लेस देन VP होता है तो इसको नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। समझ में आया थर्ड केस? यस सर। यस सर। तो ये था भैया ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, anomalous dispersion, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद रखेंगे। ठीक, बिल्कुल। वेरी गुड। नाउ कम टू जो सबसे पहले पढ़ना चाहिए था कायदे से, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। नहीं, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए एक फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का क्वांटम मैकेनिक्स में? साइज शुड बी, बताओ जल्दी जल्दी सब लोग। साइज शुड बी फाइनाइट।
वेरी गुड. साइज शुड बी फाइनाइट. दूसरा. Size should be continuous. वेरी गुड. साइज शुड बी. Continuous. थर्ड. Single valued. Size. Single valued. साइज शुड बी सिंगल वैल्यूड. Single valued. हाँ. फॉर ए गिवन पोटेंशियल, राइट. Yes. एक पोटेंशियल के लिए एक साई होना चाहिए, नहीं दो नहीं हो सकता, फिर लड़ाई हो जाएगा घर में. साइज शुड बी. नेक्स्ट. स्क्वायर इंटीग्रेबल. वेरी गुड. Yes. द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का प्रोबेबिलिटी निकलता है. नहीं, पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं. माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है भाई, न्यूटोनियन मैकेनिक्स थोड़ा है कि अब बराबर हम में लगा के आप सीधा वैल्यू निकाल दिए. यहाँ तो प्रोबेबिलिटी खेलते हैं हम लोग, है ना. साइज शुड बी. Square integral. स्क्वायर इंटीग्रेबल. इसका मतलब बहुत लोग नहीं समझा होगा, तो देखो मैं बताता हूँ. मैंने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था. व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी वाज मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ इन 3D इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस. इसको और ढंग से लिखोगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना. यस सर. हाँ ठीक है. अब देखो ये क्या है, साई का स्क्वायर है. अब सोचो अगर साई का स्क्वायर, ऐसा साई तुम्हारे पास जिंदगी में आ गया जिसका स्क्वायर संभव ही नहीं है, मतलब उसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन संभव ही नहीं. ये क्या है, साई के स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना भाई, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, साई का स्क्वायर का इंटीग्रेशन है. और अगर तुम्हारे पास जिंदगी में ऐसा साई आ गया जिसका स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो कभी प्रोबेबिलिटी निकलेगा नहीं. और प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगा तो सब उस सिस्टम को आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते. तब फिर वैसा साई क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया. क्या हो गया? मीनिंगलेस. तो साई should be always square integrable to give the information about the system. Why? Because the formula of probability involve directly psi square का integration. Probability का formula क्या involve किया हुआ है, psi square का integration. So we need a wave function such that it should be square integrable always. Is it clear all of you? Got it? No, sir. Pardon again. क्या? Pardon again, sir. Psi should be square integrable. Probability is given by psi square d tau. Okay? Yes. So psi square का जो इंटीग्रेशन है that give us probability. तो साई का जो मीनिंग है वो तभी सक्सेस होगा जब वो स्क्वायर इंटीग्रेबल हो सकता है. अगर साई का स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, then we can't get the information about the system and psi is critically meaningless. That's why psi should be square integrable. Okay? Okay. Yes. Clear है? Yeah. Yes, sir. What is the fifth? पांचवा क्या है सुष्मिता? The derivative of psi should be continuous when potential is finite. चलिए मैं उसको भी लिख ही देता हूँ पहले. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, Yes, सेकेंड ऑर्डर. After derivative. First order derivative of psi should be continuous. नहीं, कब? when potential Yes, is finite. एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, psi should vanish. वेरी इंपॉर्टेंट है नहीं. psi should always vanish when potential is infinite, right? हाँ या ना? psi should Yes, sir. always vanish when v is infinite. मतलब जिस पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा वहां पे साई डिफाइन नहीं होता है.
वहां पे साई 0 हो जाएगा। तो ये 6 जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के इतने प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखने हैं। एज इट इज इनमें से स्टेटमेंट उठा के आपसे पूछ लेगा। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करता हूँ। हाँ हाँ, वो तो कंटिन्यूअस मैंने लिख ही दिया ना, तो कंटिन्यूअस लिख ही दिया, उसमें आ गया। ठीक है, नो नीड टू राइट इट अगेन। अच्छा, वेव फंक्शन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम। नहीं नहीं, वेव फंक्शन नहीं, श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए एक बात याद रखना, श्रोडिंगर इक्वेशन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम एंड सेकेंड ऑर्डर इन पोजिशन। ये क्या है पता है ना? लास्ट क्लास हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखवाया था, याद है? क्या लिखवाया था? क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m नेबुला स्क्वायर साई प्लस v साई इज इक्वल टू e साई। यही है ना टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन? Yes. आया ना? अगर मैं इसको टाइम डिपेंडेंट में लिखूं तो क्या लिखूंगा? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m नेबुला स्क्वायर साई प्लस v साई इज इक्वल टू, एनर्जी का ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है? आई एच कट डो बाई डो टी। बोल हाँ या ना? Yes. तो देखो तो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछता है भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, तो बहुत छोटा छोटा बात इसे पूछ लेता है। तो कायदे से तुम देखोगे ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसमें टाइम डेरिवेटिव एक यहाँ पे इन्वॉल्व है, डो बाई डो टी। बोल हाँ या ना? और तो कहीं है नहीं टाइम डेरिवेटिव, नहीं। और पोजिशन का डेरिवेटिव यहाँ पे बस इन्वॉल्व है, दैट इज नेबुला स्क्वायर। और नेबुला स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताओ? डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर 3D में प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर। यही है ना नेबुला स्क्वायर? यस सर। अगर मैं 1D में बात करूं तो 1D में इसको क्या लिखेंगे? सिर्फ डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर। तो बताओ तो पोजीशन में कितना ऑर्डर डेरिवेटिव फॉलो कर रहा है ये? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पोजीशन, और टाइम में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नहीं? हाँ देखो, कायदे से सबको श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जाम में मालूम रहेगा, सब कुछ मालूम रहेगा, लेकिन ये वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता है अगर पहले से इस बात को थोड़ा ध्यान में नहीं लाए हुए रहे। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन कंटेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टाइम, वही लिखा है मैंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात को थोड़ा जिंदगी में याद रखना, कई बार एग्जाम में से फालतू चीज पूछ लेता है। श्रोडिंगर इक्वेशन शुड बी फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम एंड सेकंड ऑर्डर इन पोजीशन। बोलो किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो सर। So now come to Heisenberg uncertainty principle. या फिर अनसर्टेनिटी इन एनी ऑपरेटर पहले देख लेते हैं ना। अनसर्टेनिटी इन एनी ऑपरेटर ए, ठीक है? कोई भी रैंडम आपके पास ऑपरेटर ए है तो उसका जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे डिफाइन होता है, ठीक है? सो अनसर्टेनिटी इन एनी ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज डेल्टा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अनसर्टेनिटी इन एनी ऑपरेटर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब इस्तेमाल होता है भाई इसका। क्या है ये सब? ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। क्या है ये? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। पहले ए का स्क्वायर करोगे फिर उसका एक्सपेक्टेशन लेना है। और ये क्या है?
ये ए का पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। ये क्या है? स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। दोनों में डिफरेंस है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो जीरो हो ही ना जाएगा सर। अरे सेम चीज नहीं है, वो बहुत अलग अलग चीज। ठीक है, एक रूल है जिस पे सवाल आता है कई बार। आपके पास मान लीजिए दो ऑपरेटर ए और बी है, तो उनका ऑपरेटर ए और बी का जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होगा, डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर ए, राइट? डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ? हाउ यू विल रीड इट? अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर ए। डेल्टा बी को क्या रीड करेंगे? अनसर्टेनिटी इन ऑपरेटर बी। और इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ मोड ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कम्यूटेटर बी। ए कम्यूटेटर बी। देखिए यहाँ तीन चीज लगा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ऑपरेटर ए और बी का कम्यूटेटर। पढ़ाएंगे कम्यूटेटर अभी कुछ दिन में, है ना, मे बी टुमारो। ए और बी का सबसे पहले कम्यूटेटर निकालना है, उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, और फिर उसका मॉड लेना है। समझ रहे हैं? 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व देयर। और फिर जब उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 ऑपरेटर ए एंड बी। क्लियर है सबको ये बात? रीड कैसे करना है एक्सप्रेशन समझ में आया? इसके डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यू हैव टू रिमेंबर दिस, विल सॉल्व, विल सी हाउ क्वेश्चन कैन कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेस्ट में तो डायरेक्ट सर एक बार एक बार सवाल आएगा। रिपीट कर दीजिए ना। The product of uncertainty of any 2 operator A and B is always greater than or equal to half of mod of expectation value of commutator of operator A and B। ठीक है? ओके सर। एक बार सवाल आया जेस्ट में, देख ही लो यहीं पे लगे हाथ। जेस्ट में एक बार सवाल आया, उसमें बोला कि 2 ऑपरेटर A and B are simultaneous, sorry, 2 operator A and B have simultaneous eigenvalue। ठीक है? what is the product of uncertainty and A and B? बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? The concept is this: what? A and B have simultaneous eigenvalue. When we say A and B have simultaneous eigenvalue, it means that they commute to each other. What does it mean? They commute to each other. Whenever 2 operators commute to each other, the physical significance is, this is the physical significance. Okay? जब हम लोग कहते हैं कि भाई 2 ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है they have common eigenvalue. They have common जल्दी बोलो eigenvalue। कॉमन या फिर आइगनवैल्यू। इसी को कहते हैं साइमल्टेनियस eigenvalue। साइमल्टेनियस आइगनवैल्यू। ठीक है? दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ सेइंग द 2 ऑपरेटर ए एंड बी आर कम्यूटिंग टू ईच अदर। जब भी कोई 2 ऑपरेटर ए और बी एक दूसरे से कम्यूट करे, इसका मतलब है कि दे हैव कॉमन आइगन वैल्यू या फिर साइमल्टेनियस आइगन वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अगर ऑपरेटर ए किसी स्टेट साई में ऑपरेट कर रहा है तो वो मान लो लेमडा दे रहा है आइगन वैल्यू,
तो बी ऑपरेटर भी अगर साई स्टेट पे ऑपरेट करेगा तो भी सेम आइगन वैल्यू लेमडा देगा। देखो तो दोनों का सेम आइगन वैल्यू है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? This is the Yes, sir. physical meaning of saying the two operator A and B are commuting to each other. Whenever we are saying the two operator A and B commute to each other, it means that they share the simultaneous eigenstate or they have the common eigenvalue. तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था जेस्ट में? The operator A and B have simultaneous eigenvalue. इसका मतलब क्या हो गया? Commutator A B equal to 0. तो therefore क्या निकालना था? प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ए एंड बी यानी डेल्टा ए डेल्टा बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ मॉड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। ए होता है ना, अब ये 0 है तो ये पूरा क्या हो गया? 0. द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए एंड बी क्या हो गया? 0. सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए भाई, अगर यहाँ तक आप पढ़ लिए तो नाउ कम टू वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली टू थिंग। हाउ टू कैलकुलेट expectation value of any variable a, ठीक है, in any state psi, किसी स्टेट psi में किसी वेरिएबल a का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी प्रोसीड? Expectation value of A on that state psi is nothing but integration of psi star A psi theta, इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस। मैं 3D की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसको 1D में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1D में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार ए साई और डेटा हो गया जगह पे dx हो जाएगा, हाँ या ना? अगर y डायरेक्शन में है तो dy हो जाएगा, z डायरेक्शन में तो dy। समझ रहे हैं कि नहीं? फर्क क्या है? यहाँ जो वेव फंक्शन होगा वो r का फंक्शन होगा, यहाँ जो वेव फंक्शन होगा वो x का फंक्शन होगा, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे एक और टर्म है जो इससे डिवाइड होता है, इससे डिवाइड होता है इंटीग्रेशन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर साई साई डेटा ओवरऑल स्पेस, होगा कि नहीं डिवाइड? साई स्टार साई एक्स, ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, अगर क्वेश्चन में जो वेव फंक्शन साई दिया है वो क्या है? नॉर्मलाइज्ड है, तब क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार साई इज इक्वल टू 1. एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। या फिर इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस जो भी कह लो, अगर 3D का केस है तो साई स्टार आर साई आर डेटा इज इक्वल टू 1। इसमें एक्स फंक्शन मान लो है ना, बार बार पूछ जाता, ठीक है। अगर साई नॉर्मलाइज्ड है तो तब डिनोमिनेटर 1 होगा। तुमको अपने से जो है ना जनरल फॉर्मूला ये वाला याद रखना, ये वाला हमेशा ये फैक्टर से नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से डिवाइड करना, तुमको जनरल फॉर्मूला ये याद रखना है। हाँ, अगर भाई साई नॉर्मलाइज्ड है तो बढ़िया बात है, लेकिन अपने से हमेशा नहीं मानोगे ना भाई, तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट दिस जनरल फॉर्मूला। उसी तरह प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? उस दिन बताए थे ना लास्ट क्लास में, क्या बताए थे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? साई स्क्वायर 3D में अगर है तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस साई स्टार आर साई आर थीटा, नहीं हाँ या ना? Yes. 1D में है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट
साई स्टार एक्स साई एक्स डी टाउ, हाँ या ना? यस सर। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब भी समझाए थे, उसका काम है बस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में आयोटा को माइनस आयोटा बना देता है, नहीं सर वो रियल नंबर पे रिस्पेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर रिस्पेक्ट वहाँ जो लिखे हैं सर वो डी टाउ नहीं होती है। क्या क्या? हाँ ठीक है वेरी गुड। 1D में dx हो जाएगा। इस तरह का छोटा मोटा मिस्टेक तो अब तुम लोग तेज हो ही गया मेरे साथ 2 दिन, तो इसको dx कर दो। हाँ ठीक है सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? नो सर। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो टुमारो विल स्टार्ट, कल हम लोग शुरू करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लस कल हम लोग चले जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस एंड डिराक नोटेशन। कहाँ चले जाएंगे कल? हिल्बर्ट स्पेस एंड डिराक नोटेशन। हिल्बर्ट स्पेस एंड डिराक नोटेशन, ठीक सर है? एक डाउट है। ये 2 चीज हमें कल सर, बताना है हाइजन। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सवाल पे, डोंट वरी, जस्ट लिसन। Tomorrow we'll talk about Heisenberg uncertainty principle, its different types and Hilbert space Dirac notation। एक सवाल है इस पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, लिख के ले लो। तो टुमारो विल क्लियर बेसिक्स पार्ट 3। अगेन मैं इस चैप्टर को भी नाम दूंगा बेसिक्स पार्ट 3। तो कल बेसिक्स पार्ट 3 निपटा देंगे, ठीक है? और बेसिक्स पे उसके बाद सवाल चलेगा 1-2 दिन। सवाल खत्म होने के बाद आप क्या करना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मैंने पढ़ाना शुरू किया था क्लास 1 से। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1 का थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। क्लास 3 कल पढ़ाऊंगा। अच्छा ये आज क्लास 4 हो गया नहीं, और कल पढ़ाऊंगा क्लास 5। ये 5 क्लास बेसिक्स पे है, ठीक है? बेसिक्स कवर हो गया ऑलमोस्ट। इन पे फाउंडेशन बन गया आपका, समझ रहे हैं? इन पे क्वेश्चन आना है एकदम। 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपको इस 5 क्लास पे मिलेंगे देखने के लिए। सर इन पे इसके रिकॉर्डिंग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। सर रिकॉर्डिंग में सिर्फ क्लास 1 वाला नहीं है, बाकी सारा है। 2, 3 तो है, आज 4 मिल जाएगा, कल 5 मिल जाएगा। 2, 3 है, ठीक है, कोई ठीक है। 3-4 क्वेश्चन पक्का देखने मिलेंगे। हम लोग क्लास 6, 7, 8 में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में मंडे को हम लोग स्विच कर जाएंगे बड़ा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, लाइक पार्टिकल इन ए बॉक्स, बैरियर पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, मोशन इन सेंट्रल फोर्स फील्ड कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम चैप्टर, स्पिन, पॉलीमेट्रिसेस, ये सब, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल। सो ये 5-6 जो है बड़े बिग चैप्टर्स है। उसके बाद है एक परटर्बेशन थ्योरी, एक वेरिएशनल मेथड, एक WKB और एक स्कैटरिंग, ठीक है? लगभग 8 से 9 से 10 बिग चैप्टर है। उसके बाद उसको निपटा देंगे, एक सिस्टम पकड़ेंगे, पूरा ऑपरेशन करते चलेंगे। आपके जितना काम का होगा मैं इंफॉर्मेशन लिखवा दूंगा, उन पे प्रॉब्लम भी और टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा। लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि परसों जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस बेसिक्स 5 लेक्चर्स पे परसों से, तो आप कल तक का जो लेक्चर होगा उसको अच्छा से देख के शॉर्ट नोट्स बना के सारा फार्मूला फैक्ट जहाँ पे जो हमने बोला है उसको शॉर्ट नोट्स में A4 साइज में लिखते जाना। खुद का नोट्स होना चाहिए, वो लेके बैठना परसों के क्लास में 8 बजे, 8:30 बजे, तभी परसों समझ में आएगा न्यूमेरिकल, नहीं तो नहीं आएगा। अब मैं फार्मूला लिखूंगा, वहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा कि कहाँ से लिखा आपने। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसको बाहर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि आप बहुत पढ़े हैं। चलिए भाई, किसी को सवाल है तो पूछा जाए सवाल। मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग तो लंबा हो। तो फर्स्ट लेट मी रिटर्न टू क्लास एंड स्टॉप शेयरिंग फर्स्ट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर
Normalization factor is nothing. It is just the psi square. Psi square का integration is called normalization factor. ठीक है, समझ रहे हैं? ओके सर, यस सर। साई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन फैक्टर. इट ऑलवेज 1. लेकिन अगर नहीं है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा. नहीं, इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डी टाउ करके 3D. We'll see once we'll come to question. We'll see. We'll solve question on that as well. Don't worry. Okay. ओके सर। अच्छा, आप लोग को जो एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स मिला है क्वांटम मैकेनिक्स का ग्रुप में 500-600 पेज का, देखे हो? कॉम्प्रहेंसिव क्लास नोट्स मेरा यस सर, देखा है। भेजे थे ना ग्रुप में? यस सर। उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब जो पढ़ा रहे हैं, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनैलिटी, वहां पे जाना. हर एक टॉपिक के बाद देखना न्यूमेरिकल होगा, क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन भी, हैंड रिटन, छोटे छोटे. उनको सॉल्व करो, वो तुम्हारा असाइनमेंट है. कर रहे हो उसको सॉल्व की नहीं? यस सर, यस सर। नहीं कर रहा होगा ज्यादातर लोग. एक बार कोई ग्रुप में रीशेयर कर देना. बहुत लोग बाद में ऐड हुए हैं तो उनको मिला नहीं होगा. सुस्मिता, ये सर. हाँ, अभी आप तुरंत रीशेयर कर दीजिए. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, ढूंढना है. स्टार्टिंग में 100-150 पेज में ये जो बेसिक्स में पढ़ा दिया ना आपको, 5 दिन में पढ़ा दूंगा, वो वहाँ 150-200 पेज में इलेबोरेटेड है. इलेबोरेटेड मतलब खूब सारे प्रॉब्लम के साथ है. तो एटलीस्ट उनको आप देखिए, समझ रहे हैं? जो नहीं समझेंगे वो ग्रुप में जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको फोटो खींचना है, ग्रुप में डालना है, व्हाट्सएप में आपस में डिस्कस करना है, क्लास को हार्मोनिक बना के रखना है. उस व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब ये है, खाली पैसा का स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप. वो तो मेरा पर्पस है ना. वो आपका पर्पस क्या होगा? टू डिस्कस विद द कलीग. कई लोग हैं यहाँ पे बहुत स्मार्ट लोग. सुस्मिता यहाँ पे मोस्ट सीनियर है, जो मेरे नेट बैच में है अभी पिछले 1 साल से लगभग. सो आई होप कि शी इज नाउ एबल टू क्लियर ऑल दोज स्टफ्स. उन्होंने कई एग्जाम जेस्ट निकाल लिए हैं, छत्तीसगढ़ सेट भी निकाल लिया है. तो वो आपके लिए, उनको मैंने असाइन भी किया है. आपके फीस वगैरह को देखना सुनना वो उनके जिम्मे में है. और आप लोग डाउट भेजिए उसमें. अगर 24 घंटे के अंदर कोई नहीं सॉल्व कर पाया तो सुस्मिता विल हेल्प यू. वो उसका कोशिश करेगी एड्रेस करने का. और अगर उनसे भी नहीं या पूरे क्लास से किसी से नहीं हो पाया, देन आई विल एड्रेस इट. तब मुझे याद दिलाना क्लास में कि सर ये प्रॉब्लम ग्रुप में किसी से नहीं हुआ, हेल्प कीजिए. ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, यस यस सर। तो वो जो कॉम्प्रहेंसिव नोट्स है उसमें ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, है ना, अनसर्टेनिटी ऑफ एनी वेरिएबल, ये सब जितना बेसिक्स आज लेक्चर 4 तक में पढ़ाए उनका ढूंढ के वहाँ पे प्रॉब्लम और क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन हैंड रिटन है छोटा छोटा, उनको देखिए और समझिए. और जो नहीं बने आपस में डिस्कस कीजिए. सर, दिस इज योर टास्क. क्वांटम में हम लोग अभी ये हीलियम एटम भी पढ़ेंगे ना? हीलियम एटम नहीं पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है नेट जीआरएफ का. वो मास्टर्स में कोर्स वर्क में पार्ट होता है. ठीक है, हीलियम एटम एक ऐसा सिस्टम है जो पार्ट नहीं है हमारा, वो एटॉमिक फिजिक्स में है. उसको कहाँ पे डाला है नेट जीआरएफ में? एटॉमिक फिजिक्स में, नॉट इन क्वांटम मैकेनिक्स. ग्रिफिथ प्रीफर कर सकते हैं, डीजे ग्रिफिथ में काफी अच्छा से दिया है. हालांकि बहुत चौपट चैप्टर है, मतलब इतना आसान नहीं हीलियम एटम. आपको मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. बट यू कैन टेक सम हेल्प ऑफ यूट्यूब. यूट्यूब में देयर आर मेनी लेक्चर्स, यू कैन गेट सम हेल्प. ओके, but in NET JRF, in quantum mechanics, helium atom is not the part of syllabus even in NET JRF. That is part of the academics definitely. MSc में मैंने भी पढ़ा था बहुत कष्ट से, आपको भी पढ़ना पड़ेगा बहुत कष्ट से, याद भी रखना सर, पड़ेगा मेरा और लिखना. पीपीटी है, उसमें हीलियम एटम में पूरा पीपीटी मिल गया है. Take help from YouTube. There are lots of persons who will help you very easily. टेक्स्ट बुक उसके लिए ग्रिफिथ्स फॉलो करूँ? ग्रिफिथ में अच्छा दिया है.